नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर होंगे। आइए जुड़िए और आज हम लोग क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। देखते हैं क्या कुछ चीजें आज आपके लिए नई हैं। नंबर एक, कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था, भाई बताओ इसका उत्तर क्या होगा। आप लोग जब तक आंसर देंगे तब तक हम इसका उत्तर बताएंगे नहीं, ठीक है? तो पुनः से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? चलिए, आज का पहला टॉपिक है असम राइफल का 191वां स्थापना दिवस जो है यह मनाया गया है। 191वां स्थापना दिवस इसका किसका? असम राइफल का। आप में से बहुत सारे लोगों के जो परिचित होंगे या जो रिलेटिव होंगे या दोस्त यार होंगे वो असम राइफल में निश्चित तौर पर होंगे। तो अभी हाल ही में दरअसल भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित जो अर्धसैनिक बल है असम राइफल ने 24 मार्च को, कब? 24 मार्च 2026 को अपना 191वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है? ये बड़ी बात है अपने आप में और ये इसके उत्कृष्ट योगदान के कारण जो है पूर्वोत्तर के प्रहरी के रूप में हम इसको जानते हैं असम राइफल्स को, ठीक है? पहाड़ों के से लगे हुए जो स्टेट हैं उनमें सुरक्षा करता है। आयोजन जो है इसकी 24 मार्च 2026 को हुई। मुख्यालय इसका शिलांग मेघालय में इसका मुख्यालय है। आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछ लेगा कि असम राइफल्स का मुख्यालय कहां पर है, आप बताएंगे शिलांग मेघालय में। मेघालय एक चीज के लिए और प्रसिद्ध है, किसके लिए? सबसे ज्यादा बारिश वाले स्थानों के रूप में। तो मेघालय का जो आपका क्या है, चेरापूंजी नहीं, अब नहीं चेरापूंजी, अब नहीं, अब मासिन राम, जो मासिन राम है वो वर्षा के मामले में सबसे नंबर 1 पर है। दूसरा, इसके जो वर्तमान महानिदेशक हैं वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा। ध्यान दीजिएगा, जो भी आपके सेनाएं होती हैं उन सेनाओं के प्रमुखों के नाम या महानिदेशक के नाम अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, चाहे बात वो एसएसबी की हो, सीआरपीएफ की हो, असम राइफल की हो या हमारे तीनों सेनाओं की बात हो, उनके प्रमुखों के बारे में प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में। तो असम राइफल के महानिदेशक यानी कि डीजी कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा जी हैं, याद रहेगा। चलिए, इसमें कई सारी चीजें यहां पर कही गई हैं और इस पूरे महोत्सव में, पूरे कार्यक्रम में श्रद्धांजलि समारोह अर्पित किया गया। जो भी हमारे अलग अलग जो भी जिन लोगों ने बलिदान दिया था उनकी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई और कई सारे कार्यक्रम और सांस्कृतिक गतिविधियां यहां पर की गई। विशेष सम्मान के अंतर्गत दरअसल उत्कृष्ट परिचालन उपलब्धियों के लिए विभिन्न बटालियनों को सम्मानित किया गया। इसमें 8 असम राइफल द्वारा प्राप्त ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव के खिताब को विशेष रूप से रेखांकित किया गया। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की असम राइफल के, तो असम राइफल की स्थापना ब्रिटिश काल के दौरान 1835 में, क्या 1835 में कछार लेवी के रूप में हुई थी। विकास की बात करें तो यह भारत का एकमात्र ऐसा बल है जिसने लगभग 2 शताब्दियों का गौरवशाली इतिहास पूरा किया है, ठीक है? प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध सहित कई प्रमुख सैन्य अभियानों में इस बल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। पुराना है भाई साहब, ठीक है, नया नहीं है। ये बल जो है मुख्य रूप से 1643 किलोमीटर की लंबी भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। यह सीमा अरुणाचल प्रदेश में 520 किलोमीटर, मिजोरम 510 किलोमीटर, मणिपुर में 398 किलोमीटर और नागालैंड 215 किलोमीटर से लगती है। और ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि अलग अलग जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, सीआरपीएफ हो गया, एसएसबी हो गया, ये भारत के किन सीमाओं की सुरक्षा करता है? ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया आप एग्जाम में। बीएसएफ की किसकी सुरक्षा करता है? एसएसबी किसकी सुरक्षा करती है? सीआरपीएफ किसकी सुरक्षा करती है आपकी? असम राइफल किसकी सुरक्षा करती है आपकी? तो ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? असम राइफल्स का प्रशासनिक नियंत्रण भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन है, जबकि इसका परिचालन जो है नियंत्रण भारतीय सेना करती है, इंडियन आर्मी करती है। तो ये 2 बात है। पूर्वोत्तर भारत और जम्मू कश्मीर जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में उग्रवाद विरोधी अभियानों को सफलतापूर्वक संचालित करना और स्थानीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखना भी इसका क्या है? प्रमुख कार्यों में से एक है असम राइफल का, ठीक है? चलिए, अब इसी पर बन जाएगा आपके सामने क्या छोटा सा प्रश्न जिसका उत्तर आपको बताना है। भारत के सबसे पुराने अर्धसैनिक बल असम राइफल्स की स्थापना मूल रूप से किस वर्ष और किस नाम से की गई थी? ये आपके सामने 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत आसान सा उत्तर है, कुछ कठिन नहीं है, आप बता सकते हैं इजीली। बी यानी कि असम 1835 में कछार लेवी के रूप में, ठीक। चलिए, नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर एयरपोर्ट अभी चर्चा में रहा है, आप जानते होंगे।
पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, चर्चा में इसलिए रहा है। तो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के सबसे आधुनिक और भव्य विमानन केंद्रों में से एक बनने के लिए तैयार है। यह ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट न केवल ढांचागत विकास का प्रतीक माना गया, बल्कि इसे भारतीय संस्कृति और अत्याधुनिक तकनीक के एक अद्वितीय संगम के रूप में विकसित किया गया है। यहां पर जो है आपको भारत की सांस्कृतिक एकता और विविधता के कई सारे आपको जो है यहां पर चीजें देखने को मिलेंगी। विशाल है, अपने आप में विराट रूप में है और भारत की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाने का प्रयास भी करेगा ये अपना एयरपोर्ट। ठीक है, इसकी विशेष पहचान क्या है? इसका मुख्य प्रवेश द्वार है, जो इसकी खास विशेष पहचान है, इसका मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे एक सामान्य प्रवेश बिंदु की बजाय एक प्रमुख सांस्कृतिक आकर्षण के रूप में डिजाइन किया गया है। ब्रजघाट थीम यानी कि प्रवेश द्वार को पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल ब्रजघाट की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक थीम पर क्या किया गया है? विकसित किया गया है। सांस्कृतिक संगम की बात करें तो यह द्वार मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की पारंपरिक और आध्यात्मिक विरासत की झलक को एक साथ समेटे हुए है अपने आप, इसलिए इसकी सांस्कृतिक महत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पारंपरिक नक्काशी, धार्मिक प्रतीकों और सांस्कृतिक तत्वों को सूक्ष्मता से उकेरा गया है, ताकि यात्रियों को प्रवेश करते ही भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत का गहन एहसास हो सके कि क्या है भारत अपने आप में। बाकी इसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं रहेंगी, आगमन लाउंज वगैरह और बाकी सारी चीजें इसमें प्रॉपर तरीके से बनाई गई हैं। सुरक्षा के लिए प्रॉपर तरीके से इसमें चिकित्सा व्यवस्था की जाएगी और इसका जो है पीएम मोदी ने 28 मार्च को इसका उद्घाटन किया है, 28 मार्च को। ठीक, चलिए अब बन जाएगा इस पर क्या प्रश्न आपके सामने। जेवर एयरपोर्ट पर, जेवर में निर्माणाधीन, हालांकि अब तो बन चुका है लगभग, तो निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मुख्य प्रवेश द्वार को किस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक थीम पर विकसित किया गया है? तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर थीम पर, प्रयागराज त्रिवेणी संगम थीम पर, ब्रजघाट थीम पर, या फिर अयोध्या राम मंदिर थीम पर? सिंपल सी बात है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रजघाट थीम पर जो है इसका जो प्रवेश का मुख्य द्वार है उसको बनाया गया है। विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, भारत का उन्मूलन अभियान आप जानते होंगे, भारत ने उन्मूलन का अभियान 2025 रखा था इसका, टीबी का। ट्यूबरक्लोसिस उसको बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जानते होंगे आप लोग, है ना। ये एक अत्यंत विनाशकारी और मुख्य शत्रु रहा है अपने आप में। इसे प्राचीन भारतीय आयुर्वेद ग्रंथों में राजे छम्मा, रोगों का राजा था। यूरोप में इसके घातक प्रभावों के कारण व्हाइट प्लेग, श्वेत महामारी के नाम से भी जाना जाता था। जॉन किट्स, एंटन चेखव और फ्रांस काफ्का जैसे महान साहित्यकार भी इस रोग का शिकार हो गए थे अपने आप में। चिकित्सा विज्ञान में एक युगांतकारी क्षण तब आया जब 24 मार्च 1882 को जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी के कारक जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसका नाम है, और जो कि आप एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भाई टीबी के बैक्टीरिया का कारण क्या नाम है, आप कहेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी। इसी ऐतिहासिक खोज की स्मृति में और वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस यानी कि विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आपके एचयू के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टीबी एक जीवाणुजनित यानी कि बैक्टीरिया संक्रामक रोग है अपने आप में। ये एक ड्रॉपलेट संक्रमण है जो संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बोलने पर हवा में फैलने वाले सूक्ष्म कणों के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाता है। प्लमनरी टीबी क्या है भाई साहब? जब संक्रमण मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। एक्स्ट्रा प्लमनरी टीबी जब बैक्टीरिया रक्त के माध्यम से शरीर के अन्य अंगों जैसे कि मस्तिष्क, हड्डियों, गुर्दों आदि में पहुंच जाता है तो इसको एक्स्ट्रा प्लमनरी टीबी के रूप में हम इसको जानते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो खास हैं आपके लिए। भारत में टीबी का प्रभाव और उन्मूलन का लक्ष्य। भारत इस वैश्विक स्वास्थ्य युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा है क्योंकि विश्व के कुल टीबी मामलों का 27% हिस्सा जो है अकेले भारत में है। यह बहुत बड़ी बात है अपने आप पे और चिंताजनक स्थिति भी है। हालांकि हमने काफी हद तक टीबी पर कंट्रोल किया है, बावजूद इसके अभी भी लगातार केसेस आपको इसमें देखने को मिल रहे होंगे। ठीक, वैश्विक लक्ष्य यानी ग्लोबल अगर हम टारगेट की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वैश्विक स्तर पर भी टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2030 जो है क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है।
तो WHO के अकॉर्डिंग ये भी आपको याद रखना है, भारत सरकार ने वैश्विक लक्ष्य से 5 वर्ष पूर्व, यानी कि इसका लक्ष्य कितना रखा था, 2025 रखा था, हालांकि अब बीत गया है। चलिए, इसके अलावा भारत सरकार की कुछ प्रमुख पहले हैं, जैसे कि भारत सरकार राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत बहुआयामी प्रयास कर रही है। आधुनिक जांच के अंतर्गत टीबी का शीघ्र और सटीक पहचान के लिए देश भर में जो है ये ट्रूनैट और सीबी नॉट जैसी उन्नत आणविक नैदानिक तकनीकी जो है का उपयोग किया जा रहा है इसके जो है डायग्नोस में। चलिए, एक खास बात है जो निक्षय पोषण योजना है और निक्षय मित्र, दो चीजें ये बड़े महत्वपूर्ण है आपके, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इस योजना के तहत, निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी रोगियों को उपचार के दौरान कुपोषण से लड़ने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से आर्थिक सहायता 500 रुपए प्रति माह की प्रदान की जाती है। निक्षय पोषण योजना का संबंध टीबी रोगियों को कुपोषण से लड़ने के लिए प्रति माह 500 रुपए का वित्त पोषण किया जाता है। ठीक, दूसरा, निक्षय मित्र क्या है? यह एक सामुदायिक सहायता पहल है जिसके तहत आम नागरिक, गैर सरकारी संगठन और कॉर्पोरेट क्षेत्र के लोग टीबी मरीजों को गोद लेकर के उनके पोषण, निदान और व्यावसायिक आवश्यकताओं के में सहयोग करते हैं। यह क्या है? निक्षय मित्र। कोई बड़ा व्यक्ति है, एनजीओ है, वो ऐसे टीबी रोगियों को गोद लेता है और गोद लेकर के उनको सहायता प्रदान करता है। बहुत अच्छी योजना जो है भारत सरकार की यह है अपने आप में निक्षय मित्र। आप में भी अगर वह कैपेबिलिटी है तो आप भी ऐसे मरीजों की सहायता कर सकते हैं अपने आप में। ये सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य माना जाएगा अपने आप में। निक्षय पोर्टल यह भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये मरीजों की निगरानी, डेटा प्रबंधन और उपचार की ट्रैकिंग के लिए एक एकीकृत क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म है अपने आप में निक्षय पोर्टल। निक्षय पोर्टल टीकाकरण और अनुसंधान। वर्तमान में बच्चों को आंशिक सुरक्षा के लिए वैक्सीन दी जाती है। कौन सी? BCG, ध्यान रखिएगा, BCG वैक्सीन दी जाती है। भविष्य के लिए mRNA आधारित नई वैक्सीन पर भी शोध अभी क्या है? जारी है, ताकि हम इसको और अच्छे से डायग्नोस करके इस पर अपना ट्रीटमेंट कर पाए। चलिए, अब इसी पर प्रश्न बन जाएगा आपके सामने। चलो बताओ, भारत सरकार ने देश से क्षय रोग यानी कि टीबी के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया है और यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक लक्ष्य से कैसे भिन्न है? नंबर 1, वर्ष 2030 तक जो वैश्विक लक्ष्य के समान है। B, 2025 जो वैश्विक लक्ष्य से 5 वर्ष पूर्व है। C, 2027 तक जो वैश्विक लक्ष्य 2025 से 2 वर्ष अधिक है। या 2035 तक जो वैश्विक लक्ष्य से के समान है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? WHO ने 2030 रखा है ना, और हमने 5 साल पहले रखा था, यानी कि 2025 रखा था। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, बस हो गया। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय धर्म परिवर्तन और अनुसूचित जाति का दर्जा। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बेहतर डिसीजन आया है और उसमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि अगर कोई एससी व्यक्ति, शेड्यूल कास्ट का कोई व्यक्ति, अनुसूचित जात का कोई व्यक्ति, अगर वह व्यक्ति हिंदू, सिख और बौद्ध, क्या हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को छोड़ करके अगर किसी अन्य धर्म में जाता है तो वह अपने एससी होने का जो दावा है, जो आरक्षण, जो रिजर्वेशन है, वह नहीं प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो पृष्ठभूमि है उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आप अपने आरक्षण का दावा तब ऐसी स्थिति में नहीं कर सकते हैं। यह बात बड़ी स्पष्टता पूर्वक अभी हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कही है, क्योंकि इससे लोग बड़े आसानी से, जैसे आप लोग जानते होंगे आजकल जो है ईसाई लोग जो है बड़े स्तर का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, बहुत बड़े स्तर का, और उस धर्म परिवर्तन में आपको कहीं ना कहीं लालच दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, आप हमारे धर्म में आइए, आपको इतना पैसा मिलेगा। और यह धंधा आज से नहीं चल रहा है, बहुत पहले चलता आ रहा है ये अपने आप में। एक हमारे टीचर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, +2 में, और वो जो है चेंज के लिए अपना धर्म, पहले कुछ नाम और लिख देते, कुछ पहले, फिर बाद में कुछ और नाम नहीं लिख गए। बाद में मालूम चला कि इनको, हालांकि थोड़ा पुअर कंडीशन में थे, फिर मालूम चला कि इनको पैसा दिया गया है धर्म परिवर्तन कराने के लिए। यह स्थिति है। थे एससी था शायद थे, तो ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय
जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजरिया की पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को छोड़ करके ईसाई या किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो उसका अनुसूचित जाति का दर्जा और उससे जुड़े कानूनी संरक्षण स्वतः समाप्त हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय को वैध ठहराया है, जो कि सेम निर्णय इसने दिया था आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने। संवैधानिक पृष्ठभूमि और नियम की अगर हम बात करते हैं तो संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950, इसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत जारी इस आदेश के अनुसार मूल रूप से केवल हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्तियों को ही अनुसूचित जाति माना गया था। और हिंदू में कौन कौन से आते हैं आप जानते होंगे, ठीक है। संशोधन की बात करें तो वर्ष 1956 में इस आदेश में संशोधन कर सिख धर्म को मानने वाले दलितों को एससी श्रेणी में शामिल किया गया। 1990 में एक अन्य संशोधन के माध्यम से बौद्ध धर्म, नौ बौद्ध अपनाने वाले दलितों को भी एससी का दर्जा प्रदान किया गया कि भाई बौद्ध में तो भी आप एससी का दर्जा आपको मिला रहेगा। हालांकि एससी एसटी का दर्जा केवल हिंदू धर्म के लिए था, यह बात ध्यान रखिएगा। हालांकि वो बात अलग है कि आजकल राजनीतिक पार्टियां के कुछ लोग जो है धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, एससी एसटी के नाम पर एससी एसटी भाइयों को भी बरगलाने का काम करते हैं और उसके आधार पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक करके अपनी पार्टी को चमकाती हैं। इससे हमारे एससी एसटी भाइयों का जो है उत्थान नहीं हो सकता है कि किसी को आप क्या करें, मूर्ख बनाएं। यह गलत बात होती है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि जिससे हम शिक्षा के माध्यम से और अक्षर जो सरकार ने दिया है उसका लाभ उठाते हुए हम अपने आप को प्रगति राह पर आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आप समाज के मुख्य धारा से अभी नहीं जुड़ पाए हैं तो किसी अन्य के चक्कर में ना करके अपने आप को आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाते हुए शिक्षा को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति है अगर शिक्षा नहीं प्राप्त करता है तो क्या है, बहुत बैकफुट पे जाता है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने शिक्षा पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया था, शिक्षा को। और ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी चाहिए। जय का नारा लगा करके अलग अलग जो नारे आप दिखाई देते होंगे, आपको सुनाई देते होंगे, उन नारों को लगा लेने से जो है हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, किसी भी जाति धर्म मजहब के हों। हम आगे तब बढ़ सकते हैं जब हम अपने लिए काम करेंगे, अपने उत्थान के लिए काम करेंगे, बिना किसी से जातिगत भेदभाव या धार्मिक भेदभाव किए बिना। और ये कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। हम सब एक हैं, कोई मतभेद किसी में प्रकार का नहीं होना चाहिए, ना किसी के साथ वैमनस्य का भाव, ना किसी के साथ छुआछूत का भाव। हम किसी में अंतर करें, किसी को इस बिहाफ पे हम उसको ऊंचे चारपाई पर ना बैठने दें या अपने स्थान के बराबर ना बैठने दें, ये बोले कि हम ऊंचे कुल का हैं, यह बात भी ठीक नहीं होती है अपने आप में। संगच्छम संवदत्तम समो मनासि जानताम देवम भागा यथा पूर्वे सम जनानाम उपास्ते। प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी ज्ञानी बनो और पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मनी बनो और हो विचार समान सबके, सबके विचार समान हो विचार समान सबके, चित्त सब एक हो, दिल सबका एक हो, चित्त सबके एक हो और ज्ञान देता हूं बराबर भोग पास सबने को, है ना। ये भाव हमारे भीतर होना चाहिए। वर्तमान स्थिति जो भी है इसके अनुसार, वर्तमान कानून ढांचे के अनुसार अनुसूचित जाति का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायियों तक ही क्या है, सीमित है। इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को यह दर्जा प्राप्त नहीं है अपने आप में। यानी कि एससी अगर आप समुदाय से आते हैं, अगर आपने इस्लाम और ईसाई धर्म को अपनाया है तो ऐसी स्थिति में आपको जो एससी कैटेगरी के अंतर्गत जो मिलने वाली जो आरक्षण से लेकर के जो अन्य सुविधाएं होती है वो आपको नहीं मिलेंगी तब, ठीक है। चलिए बाकी कुछ पॉइंट यहां पर और लिखा गया है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अदालत ने स्पष्ट किया है कि धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति की सामाजिक और धार्मिक पहचान पूरी तरीके से बदल जाती है, क्योंकि एससी का दर्जा मुख्य रूप से हिंदू जाति व्यवस्था से उत्पन्न ऐतिहासिक छुआछूत और भेदभाव पर आधारित है। इसलिए अन्य धर्मों जहां सैद्धांतिक रूप से जाति व्यवस्था नहीं है में जाने पर यह आधार समाप्त हो जाता है। सिंपल सी बात है। आप कहते कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था थी, तो अगर आप किसी अन्य धर्म में चले गए तो इसका मतलब कि फिर वह भावना खत्म हो गई और आपको फिर उसका अक्षर नहीं दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। हालांकि वो बात अलग है कि हिंदू धर्म को बदनाम बहुत किया गया। खैर चलिए बाकी कुछ 3 पॉइंट 4-5 इसमें पॉइंट और दिए गए, आप इसको एक बार लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए
धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम SC/ST एक्ट के तहत मिलने वाला संरक्षण और आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सारे कई सारे पॉइंट अभी यहां पर लिखे गए हैं। चलिए, रंगनाथ मिश्रा आयोग 2007 की अगर बात की तो इस आयोग ने सिफारिश की थी कि अनुसूचित जाति का दर्जा धर्म के आधार पर तटस्थ होना चाहिए और दलित, ईसाइयों, मुसलमानों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था। भाई साहब 2007 की बात हो रही है, समझना इस बात को। ठीक है, दूसरा, केसी बालकृष्णन आयोग ने, आप समझदार होंगे, समझ गए होंगे। खैर, केंद्र सरकार ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। यह आयोग उन व्यक्तियों को SC का दर्जा देने की संभावना और प्रभावों का अध्ययन कर रहा है जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति के थे, लेकिन उन्होंने हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अलावा अन्य धर्म अपना लिए हैं। तो ये कई सारी बातें आपको ध्यान रखनी। चलिए, खैर, आप बताइए इस पर आप लोग प्रश्न। बहुत सेंसिटिव मुद्दे होते हैं सब रिजर्वेशन वाले भाई साहब। चलिए, संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 और उसके बाद के संशोधनों के अनुसार वर्तमान में किन धर्मों को मानने वाले व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, आप बताइएगा। ये होगा ना सी, बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर। चलिए, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा घोषित असंतुलन शुल्क की माफी। अभी हाल ही में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड ने मार्च 2026 में गैस बाजार के हितधारकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक तेल और गैस की आपूर्ति श्रृंखलाओं में अस्थिरता पैदा हुई है। पीएम मोदी ने पार्लियामेंट में एक संबोधन भी दिया था, आप जानते होंगे, जिसे देखते हुए बोर्ड ने असंतुलन शुल्क को 30 जून 2026 तक अस्थायी रूप से माफ करने का निर्णय लिया है। ठीक है, क्या है ये? तो सामान्य परिस्थितियों में जब कोई संस्था पाइपलाइन के माध्यम से गैस के परिवहन के लिए जितनी मात्रा तय करती है उससे अधिक या कम गैस का उपयोग करती है तो उसे असंतुलन शुल्क देना पड़ता है। वर्तमान में वैश्विक परिस्थितियों में जहाजों की आवाजाही में देरी और रसद संबंधी समस्याओं के कारण कंपनियां सटीक शेड्यूलिंग नहीं कर पा रही हैं। इस शुल्क को माफ करने से कंपनियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ कम होगा और गैस आपूर्ति में निरंतरता बनी रहेगी। आप जानते हो कि बहुत सारे जहाज जो है स्ट्रीट पे फॉर्मूज में फंसे हुए हैं। चलिए, PNGRB अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक महत्वपूर्ण सामुदायिक निकाय है अपने आप में, उसके बारे में यहां पर कई सारे पॉइंट आपके सामने लिखे गए हैं, आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके सामने आ जाएगा प्रश्न। ठीक है, क्या आ जाएगा? प्रश्न आ जाएगा। चलो, अब जब पढ़ो इसका बताओ, इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा। प्रश्न क्या है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, ठीक है, PNGRB। अच्छा, PNGRB के बारे में ना जरा यहां पर एक बार पढ़ लीजिएगा आपसे कि क्या है अपने आप ही। ठीक है, ये यहां पर लिखा हुआ है, मैंने इसको पढ़ा नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। तो PNGRB की संरचना क्या है ये चीजें आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए, तो PNGRB द्वारा घोषित असंतुलन शुल्क की माफी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भू राजनीतिक तनाव के कारण गैस आपूर्ति में व्यवधान को देखते हुए यह माफी 30 जून 2026 तक लागू की गई है। दूसरा, PNGRB एक सामाजिक निकाय है जिसके पास विवादों को सुलझाने के लिए दीवानी न्यायालय जैसी शक्तियां हैं। सी ऑप्शन। मतलब तीसरा, यह छूट मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रदान की गई है। अब बताओ विकल्प में कौन सा सही हो जाएगा उत्तर। चलो, आसान सा है प्रश्न, है ना, कोई बहुत कठिन नहीं कि आप ना बता पाए। बताओ भाई, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इजी है, टफ नहीं है बॉस, है ना। उत्तर सी इज द राइट आंसर। ठीक, यानी कि आपका विकल्प 1 और 2 सही है, तीसरा वाला जो है क्या है? रॉन्ग है। ये क्या है आपका? 1 और 2 सही है, ये क्या है आपका? रॉन्ग है। ठीक, चलिए, जनजातीय होमस्टे क्षमता निर्माण कार्यशाला, यह भी अभी चर्चाओं में रहा है और इसके बारे में भी आप लोग को पूछना चाहिए, देखना चाहिए। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 19 मार्च 2026 को नई दिल्ली में एक विशेष क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया जिसका उद्देश्य जनजातीय पर्यटन को एक पेशेवर और सतत आधार प्रदान करता है। इस पहल में भारतीय पर्यटन विकास निगम यानी कि RTDC जो है ने तकनीकी भागीदारी के रूप में सहयोग किया ताकि जनजातीय होमस्टे मालिकों को आतिथ्य सत्कार के वैश्विक मानकों से क्या किया जाएगा? परिचित कराया जा सके अपने आप में। ठीक है, प्रतिभागी और कवरेज इस कार्यशाला में विशेष रूप से
गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के जनजातीय क्षेत्रों से आए प्रतिभागियों ने भाग लिया है। यह कार्यशाला इन विशिष्ट राज्यों के होमस्टे मालिकों पर केंद्रित थी, जो अपनी अनूठी भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए क्या है, जाने जाते हैं। तो ये खास पॉइंट है जो आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा सतत पर्यटन और सांस्कृतिक संरक्षण की हम बात करते हैं तो कार्यशाला का मूल मंत्र पर्यटन के माध्यम से सशक्तिकरण है। होमस्टे न केवल जनजातीय परिवारों के लिए आय का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान करते हैं, बल्कि वे आगंतुकों को जनजातीय जीवन शैली, खान पान और कलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव भी कराते हैं। इससे उनकी पारंपरिक संस्कृति का संरक्षण होता है और आधुनिकता के बीच उनकी पहचान क्या होती है, सुरक्षित रहती है बॉस। तो ये कई सारे पॉइंट हैं जो आपको क्या करनी थी, ध्यान रखनी थी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, सरकारी पहल और समर्थन के बारे में यहां पर दिया गया, आप चाहें तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। चलो अब बताओ, अब इसका उत्तर खुद बताइए, मैं पढ़ूंगा नहीं, आप बताइए, पढ़िए और खुद से बताइए। कूट वाले प्रश्नों में आपको दिक्कत होती होगी थोड़ी बहुत, है ना, लेकिन प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको एग्जाम में बड़ा आसानी होगी। अब ये थोड़ा बोरियत वाले प्रश्न होते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस करे रहेंगे, एग्जाम में जो टेंशन होता है ना पीसीएस वगैरह एग्जाम में नहीं होगा। आजकल यूजीसी नेट में, सीआईआर नेट में और बाकी जो अलग अलग एग्जाम होते हैं उसमें इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कूट वाले और कथन करण वाले खूब सारे है ना। चलिए पढ़िए थोड़ा सा, बताइए फिर मुझे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। आसान है भाई साहब, है ना, कठिन कुछ नहीं है। चलो डी, मतलब कि 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3 ये नहीं होगा। क्या पूछा था आपसे कि नई दिल्ली में आयोजित जनजातीय होमस्टे क्षमता निर्माण कार्यशाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इस कार्यशाला का आयोजन इस कार्यशाला का आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा भारतीय पर्यटन विकास निगम के सहयोग से किया गया, ठीक था। दूसरा, इसमें जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के जनजातीय होमस्टे मालिकों ने भाग लिया, ये नहीं सही था, ये आपका तीसरा सही था। बस 1 और 3, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, फोर्ब्स विश्व अरबपति सूची 2026 अभी हाल ही में जारी हुई है। फोर्ब्स द्वारा मार्च 2026 में जारी की गई विश्व अरबपति सूची के भारत के बदलते आर्थिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस वर्ष की सूची न केवल पारंपरिक उद्योगों की मजबूती को दर्शाती है, बल्कि नए युग के डिजिटल उद्यमों के उदय को भी क्या करती है, प्रमाणित करती है अपने आप में। अलक पांडे का उदय, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ताल्लुक रखने वाले अलक पांडे ने वर्ष 2020 में फिजिक्स वाला को स्थापना की थी। शिक्षा को किफायती और सुलभ बनाने के उनके विजन ने उन्हें 2026 में फोर्ब्स की अरबपति सूची में स्थान ली दिलाया है। यह भारतीय एडटेक क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। एडटेक कंपनियां कौन सी, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं। भारतीय अरबपतियों का शीर्ष क्रम, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी भारत के सबसे धनी व्यक्ति के रूप में अपना स्थान बरकरार रखने में सफल हो रहे हैं। उनके बाद अडानी समूह के गौतम अडानी दूसरे स्थान पर हैं। जिंदल समूह की सावित्री जिंदल ने उल्लेखनीय प्रगति करते हुए भारत की सबसे धनी महिला और देश की तीसरी सबसे धनी व्यक्ति होने का गौरव प्राप्त किया है। वैश्विक सूची में भारत की स्थिति, 2026 की इस सूची में भारत के रिकॉर्ड 229 अरबपति शामिल हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती चौड़ाई को प्रदर्शित करता है। और लक्ष्मी मित्तल इस वर्ष सबसे अधिक संपत्ति वृद्धि दर्ज करने वाले भारतीय अरबपति जो है रहे हैं। तो ये खास बातें जो ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इस वर्ष की सूची में बैंकिंग दिग्गज उदय कोटक जैसे प्रमुख नाम भी इस रैंकिंग में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने डिजिटल भुगतान क्षेत्र में सुधार और कंपनी की स्थिरता को बाद पुनः इस प्रतिष्ठित सूची में अपनी जगह बना ली है। यह सूची वैश्विक स्तर पर भारत को चीन और अमेरिका के बाद अरबपतियों की संख्या के मामले में एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करती है, ठीक है। इतना पैसा है भाई सब लोगों के पास भारत में, ठीक है। आप लोग भी बड़े काम करिए तो पैसा खूब कमाइएगा, है ना। सरकारी नौकरी कीजिएगा तो कितना गेट पे, 2000 गेट पे 4200 गेट पे, ठीक है, 3200 गेट पे, ऐसे काम करेंगे। 50,000, 40,000, 60,000, 70,000, 70,000 सैलरी को हम कहते हैं बहुत बढ़िया सैलरी है लेकिन सोचिए लोग 70-70 लाख मंथली कमा रहे हैं भाई साहब, ठीक है, 7-7, 8-8, 10-10 लाख लोग कमा रहे हैं। बड़ा सोचिए, नौकरी करिए, लेकिन नौकरी करने के साथ बिजनेस को भी एस्टेब्लिश करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। यह मेरा आपको व्यक्तिगत सलाह है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी बताइए भाई साहब, पढ़िए प्रश्न इसका। इसका उत्तर भी आसान ही है, कोई कठिन नहीं है। आप चाहें तो इसका उत्तर इजीली बता सकते हैं, बहुत आसान है इसका उत्तर बताना आपके लिए, ठीक है। बी इज द राइट आंसर, 1 और 2 हो जाएगा आपका सही। ये इसमें जो है
वर्ष 2026 की सूची में भारत के कुल 150 अरबपति शामिल हैं? ये नहीं होगा, ये 1 और 2 हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, कोई समस्या इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए 87वीं सीनियर नेशनल टेबल चैंपियनशिप, टेनिस चैंपियनशिप तो इंदौर में 21 मार्च 2026 को संपन्न हुई 27वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप भारतीय टेबल टेनिस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखी जा रही है। इस टूर्नामेंट में कई स्थापित खिलाड़ियों की तुलना में युवा और उभरते खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला, जो भारतीय खेल प्रशिक्षण तंत्र की गहराई को क्या करता है, दर्शाने का प्रयास करता है, ठीक है। विश्व रैंकिंग में निरंतर सुधार कर रहे मानव ठक्कर ने इस चैंपियनशिप में अपना मेडन यानी कि पहला राष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब भी जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने जीत चंद्रा के विरुद्ध आक्रामक खेल का पसंद किया और 4-1 के अंतर से जीत दर्ज कर ली। तो ये उनकी कैरियर की सबसे बड़ी जीत के रूप में हम इसको देख सकते हैं। तो अभी ये चर्चाओं में रहा है 87वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप, ठीक है। बाकी महिला एकल और मिश्रित युगल के अंतर्गत महिला एकल वर्ग में यशस्विनी घोरपड़े ने अपनी पहली राष्ट्रीय एकल चैंपियनशिप जीत करके सबको प्रभावित किया। वहीं मिश्रित युगल स्पर्धा में अंकुर भट्टाचार्य और सुहाना सैनी की युवा जोड़ी ने उत्कृष्ट समन्वय दिखाते हुए पश्चिम बंगाल की अनुभवी जोड़ी को 3-2 के कड़े मुकाबले से हरा दिया, ठीक है, और हरा करके स्वर्ण पदक जीत लिया। तो ये कुछ खास बातें हैं। इसके अलावा चैंपियनशिप के दौरान दिव्यांशी भौमिक को प्रतिष्ठित डी विश्व ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। यह ट्रॉफी विशेष रूप से उन होनहार युवा खिलाड़ियों को दी जाती है जिसने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण क्षमता और खेल भावना का प्रदर्शन किया। इस पुरस्कार का उद्देश्य युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। तो यह फैक्ट भी क्या हो जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना भाई। चलिए अब बन जाएगा इस पर प्रश्न छोटा सा। इस चैंपियनशिप के दौरान, मतलब जो अभी चैंपियनशिप अभी हुई है, पूरा यहां नहीं लिखा गया है, किस होनहार युवा को डी विश्व ट्रॉफी दिया गया? दिव्यांशी भौमिक, सुहाना सैनी, अंकुर भट्टाचार्य या यशस्विनी घोरपड़े? ये देखो अभी हमने जस्ट बताया था आपको, यहां पर देखो क्या नाम है इनका, दिव्यांशी भौमिक, है ना। बस कहां पर है ये, यहां पर ए इज द राइट आंसर, ठीक। अब आज आपके लिए प्रश्न है, विश्व क्षय रोग दिवस प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में 24 मार्च 1882 का दिन क्यों महत्वपूर्ण है, यह आपको बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से एक विकल्प क्या है आपके लिए सही है और आपको उसका उत्तर बताना है। कोई बहुत कठिन कार्य नहीं जो आप न बता पाए, आसान सा इसका क्या है उत्तर है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा आज आपके एक छोटा सा प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धर्म परिवर्तन और अनुसूचित जाति के दर्जे के संदर्भ में दिए गए निर्णय के आलोक में भारत में दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 2 शब्दों में लिखना है। इसको लिख करके आप चाहें तो हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप भेज सकते हैं, ठीक है। इस पे आप भेज दीजिएगा 8604409201, ठीक है। 201 है, यहां पर 1 है, ठीक है। चलिए बाकी कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था ये इनके बारे में, सिख धर्म के जो छठे गुरु हैं श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के बारे में, मेरी और पीरी के बारे में और बाकी इनके सैनिकरण वगैरह के बारे में। तो यहां पर मैंने अच्छा सा इसका उत्तर लिख करके आपको पोस्ट कर दिया है। आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर आपके सामने नहीं है, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, क्या है ये अवधारणा, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे कैसे क्या है, ये एक एक करके आप यहां पर पॉइंट पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही और बाकी हम लोग मिलेंगे कल। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और यहां पर हमारे यहां पर कई सारे कोर्सेज जो चल रहे हैं उसमें ऑफर चल रहा है, आप चाहें तो ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर उस कोर्स का नाम लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और अब जैसे लेखपाल का कोर्स ले रहे तो लेखपाल की तस्वीर लेंगे कि लेखपाल का बेस्ट लेंगे, ये लिखिएगा। आर लिख कर भेज देते हैं हम लोग। आर कौन सा, हाईकोर्ट वाला कि सचिवालय वाला, पूरा लिख करके तब मैसेज किया करिए आप लोग प्लीज, ठीक है, या कॉल कर लिया करिए। तो ये नंबर दिए गए, आप इन पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे हम लोग कल। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है।
और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डी-कोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़ें। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।